सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के, जो कि सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर फोर्थ में जो अभी अभी आए हैं और जो एनईपी के तहत आए हैं, तो उनके पास जो पॉलिटिकल साइंस है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के पास फोर्थ सेमेस्टर की, तो आप सेमेस्टर फोर में आपको पढ़ना है कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो आज हम उसका यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। हमारा न्यू सीरीज है ये, जो कि पॉलिटिकल साइंस बी प्रोग्राम का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू सेमेस्टर फोर्थ की न्यू वीडियो, जो कि है यूनिट फर्स्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देखकर बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड नोट सब कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्राकृतिक क्षेत्र और पद्धति। तो हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है बेसिकली तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या थी, नेचर क्या था उसका, इस क्षेत्र क्या था और उसकी पद्धति, इसकी मेथड क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि तुलनात्मक राजनीति जो है और तुलनात्मक शासन, उसमें अंतर क्या है। यानी हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो यूनिट है वो है तुलनात्मक राजनीति, पर हम क्या करते हैं तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति को एक समझ लेते हैं। पर क्या है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति दोनों ही सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति एक नजरिया प्रदान करने का प्रयास करती है, लेकिन इसमें अंतर होता है। यहाँ हम तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के बीच अंतर समझेंगे। यानी तुलनात्मक राजनीति और जो तुलनात्मक शासन होता है, ये दोनों एक ही विचारधाराओं के प्रति मतलब नजरिया प्रदान करता है, मतलब दोनों पॉलिटिकल के बारे में ही बताता है, पर क्या दोनों में कुछ अंतर होते हैं। तो जानते हैं। तो तुलनात्मक शासन जो है यानी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट जो है, तुलनात्मक शासन का मुख्य उद्देश्य होता है अलग अलग क्षेत्रों के समय सीमाओं, शासन पद्धति, सीमाओं का नियंत्रण करना। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको वैसे आप देख सकते हैं ये, पर मैं शॉर्ट में अगर आपको बता दूंगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि तुलनात्मक शासन जो है, पहले आप तुलनात्मक शासन समझिए। तुलनात्मक शासन में आप क्या पढ़ते हो, आप राज्य के बारे में पढ़ते हो, सरकार के बारे में पढ़ते हो, सरकार की जितने भी प्रक्रिया, नीति, कानून होता है। बेसिकली आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और जितनी भी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड पढ़ते हो। पर आप तुलनात्मक राजनीति में क्या पढ़ते हो, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आप बहुत सारी चीज पढ़ते हो। अब इसमें क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति में हम इससे हटके मतलब हम विचारधाराओं को पढ़ते हैं, आर्थिक भी आ जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें हम डाल देते हैं तुलनात्मक राजनीति में। और इसके अंतर्गत हम विचारधाराओं को भी पढ़ते हैं, तुलनात्मक राजनीति को। और तुलनात्मक राजनीति को भी हम दो विचारधाराओं में पढ़ते हैं, जो परंपरागत है यानी जो ट्रेडिशनल है, और जो आधुनिक है यानी जो अभी की है। तो अगर मैं इसकी बताऊं मुख्य अंतर क्या है इसमें, तो तुलनात्मक शासन अधिकतर सरकारी प्रणालियों, प्रबंधन विधियों, नीति, इन सब पे केंद्रित होता है। तुलनात्मक शासन क्या होता है, विधि, कानून जितने भी सरकार के होते हैं इन सब पे मतलब निर्धारित होता है, केंद्र होता है। तुलनात्मक शासन जो है वो क्या करता है, डेटा और तथ्यों का उपयोग करता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति क्या करता है, विचारधारा और राजनीति को समझने का प्रयास करता है। तो तुलनात्मक शासन सरकारी विशेषज्ञों, जो प्रशासनिक अधिकारी, नीति निर्माता, इसकी क्या करता है, लक्षित करता है। जबकि तुलनात्मक राजनीति क्या करता है, वो विज्ञान और आम जनता के लिए राजनीतिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है ये। तो संक्षेप में कहे तो तुलनात्मक शासन जो है वो सरकारी प्रणालियों की तुलना करता है, और तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक प्रणालियों की तुलना में अधिक केंद्र देता है। यानी तुलनात्मक शासन सरकारी तौर पे ज्यादा महत्वपूर्ण देता है, और तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, तो राजनीति के अंदर हर चीज अपने डाल देता है, आर्थिक प्रक्रिया, विचारधाराएं इसमें आ जाती है, आम जनता और स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रबंध क्या है, उसकी क्रिया क्या है, राजनीति की कैसे राजनीति चलाई जा रही है, कैसी प्रक्रिया है, कैसा उसका मॉडल है, कैसा उसका मेथड है, ये सब इसमें आता है। तो अब जानते हैं हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं तुलनात्मक राजनीति वो है क्या। तो तुलनात्मक राजनीति में विश्व की राजनीतिक व्यवस्था का व्यवस्थित, सिस्टमैटिक और तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। मतलब तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है, अब तुलना का अर्थ क्या होता है, आप देख लो, किसी लड़की से लड़की की तुलना कर लो,
किसी लड़के की लड़के से तुलना कर लो, किसी मूवी की किसी मूवी से तुलना कर लो। आप क्यों तुलना करते हो? उसकी अच्छाई जानने के लिए, उसकी बुराई जानने के लिए आप उसकी तुलना करते हो। नहीं, ये पिक्चर अच्छी है, ये पिक्चर में ये कमी है, ये अच्छा चीज है, आप निकालते हो। कैसे निकालते हो? तुलना करके। तो वैसे ही एक देश का दूसरे देश से तुलना करना, क्यों? क्योंकि उसकी राजनीति कैसी है, दूसरे देश की, दूसरे देश में कमी कैसी है, दूसरे देश में क्या अच्छा है, क्या हम दूसरे देश से अपना सकते हैं, ये सब हम जानने के लिए क्या करते हैं? अगर हम तुलना नहीं करेंगे तो हम जानेंगे कैसे? जब हम किसी दो चीज का कंपैरिजन करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, ये चीज की हम अच्छी चीज ले सकते हैं, ये चीज नहीं ले सकते। तो ये सब ही क्या होता है? तुलनात्मक राजनीति का अर्थ यही होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम व्यवस्था का क्या करते हैं? सिस्टमैटिक और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक तौर पे एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसलिए यह राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभिन्न पैटर्न, नियमित जो भी प्रवृत्ति, ट्रेंड्स का अध्ययन करता है। दूसरी तुलनात्मक अर्थों में यह व्यवस्था और उनके बीच समानता, उसमें क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, क्या विकास का मतलब किया जा सकता है, ये सब इसमें अध्ययन करा जाता है। तो मेलर जो थे, उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन शामिल है, यानी तुलना करना इसमें बेसिकली होता है, जिसमें राजनीतिक प्रकरणों मतलब पॉलिटिकल जो होता है, जिसमें शामिल होता है संस्थाएं। इसमें क्या होता है? इंस्टीट्यूशन का, मतलब जैसे विधायिका का, राजनीतिक दल का, राजनीतिक हित जो होते हैं, राजनीतिक समूह मतलब दबाव समूह, दल, राजनीतिक व्यवहार कैसा है, बिहेवियर, मतदान कैसे होते हैं, विरोध प्रदर्शन कैसा होता है, टेम्पलेट कैसे लगाए जाते हैं, और राजनीतिक विचारक क्या क्या करते हैं, जैसे कि उदारवाद, मार्क्सवाद, ये सब का इसमें क्या होता है? इसमें एक अध्ययन होता है, अन्वेषण करा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक, तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो ये तो जान लिया। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जो कि है थिंकर्स के अनुसार। परिभाषा देखते हैं अब। तो जो एमजी स्मिथ थे, उनके अनुसार, क्योंकि हमें पता है एग्जाम में अगर हम परिभाषा हमें लिखेंगे नहीं तो हमें नंबर पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक दो परिभाषा तो लिखनी होती है, इसलिए आप ज्यादा नहीं, एक दो तो याद करके जाइए। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे आप वो याद कर लीजिए। तो एमजी स्मिथ के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठन के प्रकार, उनके गुण, उनके संबंध और उनकी विभिन्नता और उनके परिवर्तन के तरीकों का ही अध्ययन राजनीतिक जो मतलब जो एमजी स्मिथ है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है? तुलनात्मक राजनीति संगठन जो होते हैं, राजनीतिक संगठन, राजनीति के कैसे प्रकार होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनके क्या किनसे संबंध होते हैं, उनमें क्या भिन्नता होती है, मतलब क्या अलग होता है, उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, उनके क्या क्या तरीके होते हैं, इन सब का ही अध्ययन करना है। क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है एमजी स्मिथ के अनुसार। अब देखिए जो ई ए फ्रीमैन था, उसके अनुसार देखते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति कई प्रकार की सरकारें, विभिन्न राजनीतिक संस्था का तुलनात्मक विश्लेषण है। यानी ई जो फ्रीमैन है, उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति क्या है? कई प्रकार की जो सरकारें होती हैं, तो उनका क्या है? उनकी जो संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन करना है। यानी कई तरह की सरकार, जैसे कैसे सरकार होती है ना, कई प्रकार की, जैसे कहीं पार्लियामेंट सिस्टम है और कहीं पे मतलब प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, और जैसे कि राजनीतिक संस्थाएं कैसी कैसी होती है, लोकतंत्र होती है, जैसे कि, तो इन सब का क्या होता है? अध्ययन करना है। क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है फ्रीमैन के अनुसार। अब देखते हैं जॉन ब्लोडेल है, उसके अनुसार देखते हैं। तो जॉन ब्लोडेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति क्या है? समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूप यानी पैटर्न का ही अध्ययन करना है। ये कहते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो समकालीन विश्व में, मतलब जो समकालीन विश्व है, अभी का जो मतलब वर्ल्ड है, उसमें जो राष्ट्रीय की सरकार है, मतलब अलग अलग सरकार है, उसकी क्या क्या पैटर्न है, उसी का अध्ययन करना क्या होता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। तो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण अतीत की देन है। अब ये नहीं कह सकते तुलनात्मक राजनीतिक अभी का है। तुलनात्मक राजनीति बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने की थी। मतलब तुलनात्मक राजनीति का सबसे पहले अरस्तु ने की थी। इससे पहले भी तुलनात्मक राजनीति की जाती थी, पर क्या होती थी?
सिस्टमैटिक वे में और साइंटिफिक में नहीं की जाती थी। तो अरस्तु ने क्या किया था, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में करा था। अरस्तु था, उसने उसकी एक पुस्तक थी जो कि थी पॉलिटी। उसने अपने एक पुस्तक पॉलिटिक्स में ये लिखा था तुलनात्मक राजनीति करके। तो अरस्तु था, उसने अपने समय में 158 संविधान का क्या किया था, पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, यही जानने के लिए केवल कि जो संविधान केवल राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मात्र नहीं होता है, इसमें जीवन विस्तृत दृष्टिकोण भी होता है, ये उसने बताया था। इसने ये करा था कि कौन सी राजनीति सबसे अच्छी है, यह जानने के लिए क्या करा था, उसने 158 देश का संविधान पढ़ा था। तो देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति की आधुनिक व्यापक क्षेत्र को समझने के लिए परंपरागत रूप विशेषता इसको भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसका क्षेत्र जो है, इसको पढ़ने से पहले आपको इस मतलब ये पढ़ना पड़ेगा कि जो इसके जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो कितने प्रकार के थे। 2 प्रकार के थे। एक थे परंपरागत जो कि ट्रेडिशनल चलते आ रहे थे, और एक थे जो मॉडर्न यानी जो आधुनिक थे। तो इसी के अंतर्गत आप क्षेत्र भी पढ़ लोगे, क्योंकि जो मतलब ट्रेडिशनल थे उसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता था वो उसका क्षेत्र हो जाएगा, और अभी क्या क्या आधुनिक में अध्ययन किया जाता है उसका क्षेत्र और ज्यादा बढ़ गया है। तो आप इसी में पढ़ लोगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो राजनीतिक संस्था के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो प्रयास 20वीं सदी से पहले किए जाते थे उसे क्या कहता था, परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता था। यानी 20वीं सदी से पहले जितने भी राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति अध्ययन किया जाता था उन सबको क्या कहा गया, उन सबको परंपरागत कहा गया। तो तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत अरस्तु ने की थी 158 देश के संविधान पढ़ के। ठीक है, तो उन्होंने व्यवस्थाओं, शासन के टाइप्स, इन सबको जानने के लिए क्या किया था, इन सबको जानने के लिए ही उन्होंने राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति की थी और 158 देश का संविधान पढ़ा था। तो देखियो, तो अरस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं। तो अरस्तु ने अपने समय में संविधान की समानता व अंतर खोजी थी। मतलब वो इसलिए उसने करा था कि समानता कितनी है दुनिया के संविधान में और अंतर कितना है, उनके लिए उत्तरदायी कारक ढूंढने का उसने प्रयास करा था और कई पद्धति अपनाई थी। और अरस्तु ने क्या पाया था, ये थे अरस्तु। तो इन्होंने जब अध्ययन किया था उन्होंने ये पाया कि पूरी दुनिया में ओनली 3 प्रकार की क्या है, शासन व्यवस्था है। एक है मोनार्की, और एक है कुलीनवाद, कुलीनतंत्र, और तीसरा है डेमोक्रेसी। तो वो कहते थे मतलब जितने भी मतलब मोनार्की है यानी राजशाही है, उसमें क्या होता है, एक द्वारा शासन किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, जो कि क्या होता है, अत्याचार होता है इसमें। और दूसरा होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र कौन होते हैं, कुलीन तंत्र जो होता है वो राजा के पास के लोग होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक टाइम पे विद्रोह कर देते हैं और राजा को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं और खुद का शासन करने लगते हैं। और ये क्या होता है, ये कुछ लोगों द्वारा शासन होता है कुलीन तंत्र, जिसमें क्या होता है, अमीर लोगों का शासन होता है। तीसरा वो बताते हैं संवैधानिक सरकार यानी डेमोक्रेसी को, जिसमें बहुत सारे लोगों का मतलब मैनी पीपल्स का क्या होता है, शासन होता है, जिसमें क्या होता है, फिर ये जो बहुत सारे लोग हैं ये कुलीन तंत्र क्या करते हैं, कुलीन तंत्र के जितने भी लोग होते हैं उन पे विद्रोह करके ये क्या करते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में 3 तरह की क्या है, सरकार है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिम राजनीतिक विचारों में जो राजनीतिक समर्थक थे उसमें जो नाम आते हैं वो जेम्स ब्राइस का आता है, हरमन फाइलर का आता है, और अरस्तु का आता है, कार्ल जेम्स फ्रेडरिक का आता है, रॉबर्ट मिशेल का आता है, होल्डेस का आता है, ऑफगम और मोनोरो, हेडास और लास्की, इन सब का नाम क्या आता है, परंपरागत वाले में आता है। तो इन विचारकों के अध्ययन में मुख्य बल शक्ति विभाजन, सरकार के विभिन्न आयामों के बीच संबंध, संस्थाओं का अध्ययन पर दिया गया। मतलब ये परंपरागत में क्या होता था, मुख्य बल शक्ति क्या होते हैं, विभाजन, सरकार के विभिन्न आयाम, बस इन चीजों पे ध्यान दिया जाता था। पर क्या हुआ, जो आधुनिक दृष्टिकोण के जो लोग थे, वैज्ञानिक थे, विचारधारा के लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने और ज्यादा अध्ययन किया और इसका क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाया। फिर क्या होने लगा, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक क्रियाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं, इन सब का क्या होने लगा, इसमें क्या विश्लेषण होने लगा, अन्वेषण होने लगा, जिसमें विकासशील देश, यूरोपीय, एशियाई, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देश का क्या होने लगा, तुलना करने लगे। तो तुलनात्मक राजनीति की अब प्राकृतिक देखते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति की प्राकृतिक जो है वो विद्वानों में काफी इसमें मतभेद है। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है, एक तो जो लंबात्मक यानी वर्टिकल स्वरूप बताते हैं, और एक बताते हैं
हॉरिजॉन्टल। तो देखते हैं पहले तुलनात्मक राजनीति का लामबद्ध स्वरूप। तो तुलनात्मक जो राजनीति है उसका लामबद्ध स्वरूप है। इसमें जो विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, इस एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पे मतलब जो सरकार होती है उसका जो अध्ययन करना होता है वो क्या होता है, लामबद्ध होता है। इसमें राष्ट्र की प्रांतीय स्थानीय सरकारों का क्या की जाती है, तुलना की जाती है लामबद्ध में। मैंने इसमें ज्यादा नहीं, इसमें कुछ राष्ट्रीय प्रांतीय इन्हीं सब सरकारों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। इसकी दृष्टिकोण के आलोचक का मत है कि दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। अंततः इसके आधार पर राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को समझा जाता है। और तुलनात्मक राजनीति वाले जो क्षैतिज वाले हॉरिजॉन्टल प्राकृतिक वाले वो क्या सोचते हैं, इस मत में विश्वास रखने वाले विचारक कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है राष्ट्रीय सरकार का क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। यानी इस धारणा में के अनुसार दो प्रकार की हो सकती है। प्रथम, एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार की विभिन्न कला आधार तुलना, द्वितीय विश्व मतलब विद्यमानों, और द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में विद्वानों, राष्ट्रीय सरकारों, विचारधाराओं, इन सब का क्या होता है, अध्ययन करना कहलाता है। तो समकालीन विश्व में राजनीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय सरकारों ने क्षैतिज तुलना पर बल दिया। मतलब अभी क्या होता है, ज्यादा क्षैतिज पे बल दिया है, पहले कम होता था, बस स्टेट के अंदर अंदर चीज का अध्ययन किया जाता था, और अब क्या ज्यादा बढ़ा के मतलब अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से व्यवहार बारीकी होता था, विचारधाराओं को भी इसमें क्या करता है, शामिल किया गया है। तुलनात्मक राजनीति की अब विशेषताएं भी देख लीजिए प्राकृतिक की। इसमें विश्लेषणात्मक और अनुभव अनुसंधान होता है, यानी बिल्कुल विश्लेषणात्मक होता है अध्ययन। मतलब पहले के तौर पे होता था ना तो साइंटिफिक नहीं होता था और सिस्टमेटिक नहीं होता था, अब क्या होता है, सिस्टमेटिक साइंटिफिक होता है और बहुत इसका बड़ा क्षेत्र हो गया है। यह अध्ययन राजनीति के वास्तुनिष्ठ व मूल्य रहित अनुभव जो है अध्ययन पर बल देता है और तुलनात्मक सरकार का आदर्शवादी वर्णनात्मक विधि कम महत्व देता है। यानी ये आदर्शवादी जो विचारधारा है उसको ना लेके क्या करता है, अभी की जो तात्कालीन विचारधारा है और विश्लेषणात्मक पे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देता है, केंद्रित करता है। तो राजनीति की आधारभूत संरचना का अध्ययन करता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अब व्यक्ति, समूह, संरचना, उपव्यवस्थाओं, संस्थाओं, वास्तविक व्यवहार, इन सब का क्या करता है, विश्लेषण करता है। पहले इन सब का नहीं होता था, अब क्या करता है, व्यक्ति का भी, समूह का भी, संरचना, व्यक्ति, संस्थाओं, प्रक्रिया और उसकी क्रिया, इन सब का क्या करता है, राजनीति की जितनी भी सारी प्रक्रिया क्रिया होती है इन सब का अध्ययन करता है। अंतर्विषय प्राकृतिक तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अंतर्विषय उपागम पर बल देता है। यह दूसरे सामाजिक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, अर्थव्यवस्था, इन सबको भी क्या करता है, इन सबको भी अपने अंदर जोड़ता है तुलनात्मक राजनीति। पहले नहीं जोड़ा जाता था। यह विकसित व विकासशील दोनों ही देशों में राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कैसी प्रक्रिया है, डेमोक्रेसी है, राजतंत्र है, या पार्लियामेंट सिस्टम है, या प्रेसिडेंट सिस्टम है, इन सब का क्या करता है, अध्ययन करता है। परंपरागत अध्ययन के स्थान पर अब एशियाई, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन को यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में समान महत्व दिया जाता है। तो सिद्धांत निर्माण का उद्देश्य, तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांत पर निर्माण करता है, यानी अब क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत पे ही बल देता है। आदर्शवादी और परंपरागत ना मानता है, आधुनिक चीजों पे बल देता है। तथा राजनीतिक व्यवस्था यानी सिस्टम का अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति ने राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्था की संकल्पना और अपना लिया, जिसमें इनके विषय क्षेत्र व्यापक बन गया। इसमें क्या हुआ, पहले बहुत कम अध्ययन किया जाता था, जैसे पहले स्टेट या स्टेट के कार्य क्या है, बस ये सब अध्ययन किया जाता था, लेजिस्लेटिव जो ये सब होते हैं। पर अब क्या किया जाता है, इसमें विचारधाराओं को भी शामिल किया गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल किया गया है, और नई विचारधाराओं के अनुसार विज्ञान में कई परिवर्तन किए गए हैं, और सिर्फ राज्य तक ही ना रह के राजनीति को आर्थिक, मनोविज्ञान, बहुत तरह के क्षेत्रों में विकसित किया गया है। इन सब विशेषताओं के साथ तुलनात्मक राजनीति विषय का एक विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया। ये क्या है, अभी विज्ञान के रूप में क्या है, उभर आएगी, तभी तो इसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीति अविस्तृत और औपचारिक विशेषता केवल कानूनी संस्था ढांचा, आदर्शवादी उपागम, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन संकुलित प्रकृति को नकारता है। यानी पहले क्या होता था, केवल औपचारिक जो होते थे विशेषताएं, कानून का सिर्फ अध्ययन करना, ढांचा कैसा है किसी देश के राजनीति का, उपागम कैसा है, तथा
इन सब परंपरागत मतलब जो विचारधारा थी उसका अध्ययन ना करके ये क्या है, अब और चीजों का भी अध्ययन करता है, इस पे ज्यादा बल देता है। तो तुलनात्मक राजनीति की पद्धति क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की एक शाखा है। जैसे कि शाखा क्या होती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस की एक शाखा है, मतलब एक पर्टिकुलर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है शाखा। तो तुलनात्मक राजनीति भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक शाखा है राजनीतिक विज्ञान की, जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित होती है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से जो अधिक देश होते हैं ना, उनकी अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि समानता क्या है, उन राजनीति में अंतर क्या है। मान लो चीन है और भारत है, तो इनके बीच अगर तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो इन दोनों के बीच देखा जाएगा कि कैसा इन दोनों के बीच अंतर है। जैसे कि वहां पे क्या चलता है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पे साम्यवाद, मतलब एक का शासन होता है, निरंकुश शासक होता है। आप उत्तर कोरिया में देख लो वैसे ही होता है, तो अमेरिका में देख लो तो आप पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट सिस्टम मिलता है, तो आप भारत में देख लो पार्लियामेंट सिस्टम मिलता है। तो ये सारी जो विविधता है ये देखने को मिलती है, और इसकी विशेषता भी ये होती है कि, और इसका मतलब प्रभाव भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में कितनी तरह की राजनीति है, और अगर कुछ अच्छा लगता है तो हम लेते हैं। जैसे कि हमने संविधान बनाया तो हमने देखा कि जिस चीज के संविधान से हमें अच्छा लगा तो हमने क्या किया, वहां से कुछ कुछ लिया। आपने जाना होगा, आपने संविधान पढ़ा होगा, तो हमने मौलिक अधिकार कहीं से लिया, हमने डीएस जो डीपीएसपी तो हमने कहीं से लिया है, तो हम ये सब कहीं ना कहीं से लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम राजनीतिक अध्ययन करते हैं, राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि तुलना करते हैं तभी हमें पता लगता है कि वो उसमें क्या कमी है और क्या इसकी अच्छाई है और क्या इसमें समानता है। तो ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये होता है यहाँ पे खत्म। तो अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो धन्यवाद।